हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। नमस्कार माहौल सर। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है सर। जिनके भी एग्जाम्स मई 24 या जून 24 में है सर, इस बार इंडायरेक्ट टैक्स में आपको पता है अमेंडमेंट्स बहुत सारे थे, इसलिए सर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सर, जैसा मैंने आपको कमिट किया था, आई एम ब्रिंगिंग यू अ रिवीजन लेक्चर ऑफ अमेंडमेंट्स। मतलब अमेंडमेंट्स का रिवीजन लेक्चर मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं। बच्चों यहां पर ध्यान से सुनिएगा क्योंकि दिस लेक्चर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। एंड सर लगभग आप मान के चलिएगा ये जो आपका रिवीजन हो रहा है अभी सर, ये 15 से 20 मार्क मुझे एक्सपेक्टेड है एग्जाम में आना चाहिए। क्लियर? आप लगभग 3-4 क्वेश्चन के अंदर या 4 से 5 क्वेश्चन में अमेंडमेंट के पॉइंट देख सकते हो, इस बार आने चाहिए। और बड़ा अच्छा अमेंडमेंट भी है, बड़े अच्छा सर्कुलर्स भी है। आइए सर, विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं आपके लिए ये लेक्चर शुरू करता हूं। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर मई 24 और जून 24 अमेंडमेंट्स इन इनडायरेक्ट टैक्स एग्जाम्स के लिए जो एप्लीकेबल है, उन अमेंडमेंट्स का ये समरी वीडियो है। अच्छा, उससे पहले बात करने से पहले सर, ये लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको अमेंडमेंट नोट्स का लिंक मिल जाएगा बच्चों, ठीक है? वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अपनी वेबसाइट ymconcept.com के फ्री रिसोर्स में जाके आप इन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। सेकेंड थिंग बच्चों, यहां पर जैसा मैंने आपको ऑलरेडी मेन बुक, क्वेश्चनर बुक और समरी बुक के अमेंडमेंट नोट्स ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर दिए थे मैंने, जब अमेंडमेंट लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था आपके लिए बच्चा। प्लस अब सर क्या था, सिंस उसमें नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा थे, बहुत सारे अमेंडमेंट थे, इसलिए ऑब्वियसली नंबर ऑफ पेज ज्यादा होंगे सर। तो मैंने क्या किया है, एक आपके लिए केवल रिलेवेंट अमेंडमेंट जो पोर्शन था उसका भी मैंने एक सेपरेट फाइल अपलोड किया है। अब यहां देखिए बच्चों, सर मैंने आपके लिए अपलोड किया है ये सर, मास्टर समरी ऑफ ऑल अमेंडमेंट्स इन इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एप्लीकेबल फॉर मई 24 एग्जाम्स। सर ये फाइल लगभग 24 पेज का है बेटा, पीडीएफ। ये भी मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया है सर। आपको ये नाम फाइल मिलेगा वाईएम मास्टर समरी ऑफ अमेंडमेंट नोट्स मई 24 एग्जाम्स, ठीक है? इसमें क्या किया, जो रिलेवेंट अमेंडमेंट पोर्शन था वो मैंने एक्सट्रैक्ट करके समरी बुक में से वो अपलोड कर दिया, सो दैट आपके कम पेजेस में सारे अमेंडमेंट कवर हो जाए। प्लस सर जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो है क्या, मास्टर का भी मास्टर एंड सर शानदार वाले सारे अमेंडमेंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एंड सर उसमें जो अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम रिवाइज भी, सारे अमेंडमेंट को हम रिवाइज भी कर लेंगे, और जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, जैसा मुझे लगता है कि सर ये एग्जाम में आना चाहिए सर, जो मेरा लास्ट 14 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं यूज करके आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन से एग्जाम में आ सकते हैं सर। वैसे तो हम सारे पॉइंट रिवाइज करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, क्लियर? पर फिर भी सर हम बात करेंगे इनके चांसेस ज्यादा होंगे आने के एग्जाम्स के, पर हम रिवाइज सारा कर रहे हैं। आइए सरकार शुरू करते हैं बात। सबसे पहला अमेंडमेंट सर, सबसे पहली बात स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। जैसा आपको पता है सर, शेड्यूल 3 नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अच्छा ध्यान देना, पूरा फोकस यह होना चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन यह होना चाहिए। ये लेक्चर थोड़ा सा फास्ट होगा, मैं फास्ट बोलूंगा क्योंकि तभी आपका इफेक्टिवली कम टाइम में पूरा रिवीजन हो पाएगा। ओके? एंड एग्जाम के डे भी आप इसको अगर देख लेते हो सर, एक बार पहले देख लेना और एक बार एग्जाम डे देख लेना, तो भी काम आपका हो जाएगा, माहौल बन जाएगा सर। सर शेड्यूल 3 में कवर है क्या, एक्शनेबल क्लेम्स, क्लियर? एक्सेप्ट सर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। पहले लॉटरी, गैम्बलिंग और बैटिंग ही कवर था, कहां पर, शेड्यूल नंबर 3 में। सर एक्सक्लूड किया था बेटा, अभी क्या कर दिया उसको सर, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम लिख दिया, और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को डिफाइन करके बोल दिया क्या, बेटिंग, कैसीनोज, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये सारे अगर आपने सर इनमें अगर सट्टा करा है, अगर आपने पैसा लगाया तो सब सप्लाई के स्कोप में आएंगे और इन सब पे जीएसटी लगेगा। ध्यान देना बच्चा, शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट किया। सेकंड थिंग, सप्लायर की डेफिनेशन में अमेंडमेंट करके बोल दिया क्या, सप्लायर में एक प्रोवाइजर कर दिया और बोल दिया क्या, जो ये सब खेल खिलवा रहे हैं बेटा आपसे, जो जुआ खिलवा रहे हैं, सट्टा लगवा रहे हैं आपसे सर, बुकी जो होता है बेटा, बुक मेकर जो हु मेंटेन्स द बुक्स रिगार्डिंग हु इश्यूज द लॉटरी वगैरह बेटा, वो सब भी सप्लायर के स्कोप में आ गए हैं। देन सर ध्यान देना बेटा, सिंस स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं, और आपको पता है क्या, गुड्स के केस में अगर एडवांस रिसीव होता तो जीएसटी नहीं लगता, पर सर इसको एक्सेप्शन बनाया और एक्सेप्शन बना के बोल दिया क्या, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के केस में ऑब्वियसली सट्टा खेला है, पैसा पहले दिया आपने बेटा, उस पर जीएसटी लग जाएगा, एडवांस पे टैक्स लगेगा बेटा। गुड्स के केस में, कौन से केस में, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। ध्यान देना बेटा, जहां पे भी स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के अमेंडमेंट थे वो सब एक जगह कंपाइल करके आपके लिए रिवाइज करा रहा हूं, सो दैट आपको एग्जाम में टेंशन नहीं और फटाफट आपका रिवीजन हो सर। प्लस अगर आपने आउट ऑफ इंडिया की किसी वेबसाइट से सर ऑनलाइन मनी गेमिंग खेला है, जैसे जंगली रमी पे आओ ना महाराज, और महाराज पहुंच गए और वेबसाइट आउट ऑफ इंडिया की थी, तो ध्यान देना बच्चा, भली रेसिपेंट जो जुआ खेल रहा है, जो सट्टा खेल रहा है, जो ऑनलाइन मनी गेमिंग खेल रहा है, वो इंडिया का पर्सन है, भली वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या ना हो, वी डोंट केयर। वो जो सर्विस सप्लायर है, जो वेबसाइट आउट ऑफ इंडिया का, उसको इंडिया में आके कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके लिए
सर रजिस्ट्रेशन के सेक्शन में 24 सबसेक्शन सेक्शन में 24 क्लोज नंबर 11A इंसर्ट किया और बोल दे क्या, जो आउट ऑफ इंडिया से ऑनलाइन मनी गेमिंग इंडिया में खिला रहा है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि रेसिडेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। और हाँ, एक सेक्शन में 14A अलग से इंसर्ट किया आईजीएसटी एक्ट में, जिसने बोल दिया क्या सर इसके लिए स्पेशल प्रोसीजर दिया, जैसे ओआईडीआर सर्विस सप्लायर के लिए दिया वैसे ही, और बोल दिया क्या इनको एक सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन सिस्टम दिया गया है, सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन इनको कराना पड़ेगा। एंड सर इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म दिया रिटर्न का, रिटर्न के लिए फॉर्म नंबर क्या है, वही जो ओआईडीआर वालों के लिए है जीएसटीआर 5A, इनको मंथली बेस पे फाइल करना पड़ेगा बाय 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, एंड इनको टैक्स पे करना पड़ेगा हमेशा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही। और अगर इन्होंने टैक्स पे नहीं किया, रिटर्न्स वगैरह फाइल नहीं किए और सारे कंप्लायंस नहीं पूरे किए तो इनकी वेबसाइट को ब्लॉक भी कर देंगे। सर ये भी पावर दे दिया सेक्शन 14A में गवर्नमेंट ने बेटा। क्लियर, डन। चलिए ये स्पेसिफाइड एक्शनल क्लेम की बात खत्म। अब यहाँ पे आ रहा है क्या, वैल्यूएशन रूल्स रिगार्डिंग स्पेसिफाइड एक्शनल क्लेम। बड़ा ही सुंदर रूल है, रूल नंबर 31B 31C। सर ये दोनों रूल नए ऐड हुए बेटा, पर साथ में बैटिंग गैम्बलिंग का रूल है रूल नंबर 31A, वो भी साथ में आप रिवाइज करिएगा बच्चा, ध्यान देना। सर मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, पर हाँ उससे पहले आरटीपी जो आई है इस बार बेटा मई 24 के लिए, उसमें एक फॉर्चून 365 नाम से एक सर ये ऑनलाइन मनी गेमिंग का एक क्वेश्चन दे रखा है शानदार वाला बेटा, उसको जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 14 आरटीपी का बड़ा सुंदर क्वेश्चन है सर, उसको देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, एग्जाम में किस तरह से आपको लिखना है। अच्छा सरकार, रूल नंबर 31B और 31C क्या कहता है बच्चा, सर ऑनलाइन मनी गेमिंग या आपने कैसीनोज, सर यहां पे अगर आपने पैसा लगाया है तो सबसे पहली बात जो आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है सट्टा खेलने के लिए या आपने ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए या कैसीनोज में एंट्री करने के लिए, सर आपने जो अमाउंट डिपॉजिट किया है उसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। एंड सर ध्यान देना बच्चा अगर बाद में गेम खेलने के बाद कुछ पैसे बच गए आपके पास तो वो रिटर्न अगर आप लेते हो पैसे उसको हम वैल्यू से लेस नहीं करेंगे, मतलब कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा जीएसटी का। मतलब फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपए डिपॉजिट किए तो एंटायर 10,000 पे 28% टैक्स लगेगा, बात खत्म। अब उसमें आपने सर लास्ट में गेम खेले, आपने बहुत सारे गेम खेले, लास्ट में 3,000 रुपए बच गए, 3,000 रुपए अगर आपने विड्रॉ किए उससे मतलब नहीं है, जीएसटी 10,000 पूरे पे लगेगा बच्चा। सेकंड थिंग सर जैसे आपने कैसीनोज में कॉइन वगैरह लिए, चिप्स लिए या कोई इवेंट में पार्टिसिपेट किया, आपने कोई गेम में पार्टिसिपेट किया या ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में अमाउंट डिपॉजिट किया, ठीक है। अब उसमें कोई गेम जीत गए बेटा, आपने मान लो किसी गेम में 3,000 रुपए लगाए और उस 3,000 के अगेंस्ट आप 25,000 रुपए जीत गए। 25,000 रुपए आपने क्या कर दिया बेटा, आपके वो जो वॉलेट था बेटा ऑनलाइन मनी गेमिंग वाला उसी में अमाउंट डिपॉजिट हो गया बेटा। क्लियर, वो 25,000 रुपए जो डिपॉजिट हुआ उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी बेटा, ठीक है। ओरिजिनली आपने रिचार्ज करा था कितने का, 10,000 का, 10,000 पे जीएसटी है बेटा। अब वो 25,000 रुपए जो आपके एड ऑन हो गए उससे आपने यही ऑनलाइन मनी गेमिंग खेला है या आपने वो कैसीनोज में जुआ खेला, सर कॉइन वगैरह के थ्रू आपने गेम खेला, तो सर उसको उस 25,000 पे अलग से कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर ध्यान देना बेटा वो 25,000 रुपए जो जमा हुए थे बेटा और ऑलरेडी जो अमाउंट आपने डिपॉजिट कर रखा था, सर उससे अगर आपने कोई बैटिंग के लिए सट्टा खेला है, आपने कैसीनो की बात नहीं कर रहा हूं बेटा मैं, सर कॉइन चिप्स नहीं लिया बेटा आपने कोई ऑनलाइन मनी गेमिंग नहीं खेला, आपने क्या किया बेटा बैटिंग के लिए, तो जितना बैटिंग पे आपने पैसा लगाया, मान लो उस 25,000 जो जीत गए आपने और 7,000 ऑलरेडी थे बेटा, मान लो आपके पास कितना हो गया 32,000, सर 32,000 में से 20,000 का आपने सट्टा खेल लिया, तो सट्टे पर टैक्स लगता है अंडर रूल नंबर 31A। सर सट्टे पर बैटिंग गैम्बलिंग पर रूल नंबर 31A के अकॉर्डिंग वैल्यू टैक्स लगता है, तो 31A के अकॉर्डिंग आपने जितनी की बेट लगाई है उस पर 28% टैक्स अलग से और लगेगा, मतलब 20,000 पे टैक्स अलग से और लग जाएगा बच्चा। क्लियर, ध्यान रखना ये बात। इसका बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन दे रखा है आरटीपी में, सर ये जरूर देखना, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है और इस बार स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का क्वेश्चन मुझे लगता है आना चाहिए एग्जाम में। ओके चलिए सरकार, फिर पर्सनल गारंटी ऑफ डायरेक्टर, सर ध्यान देना बच्चों, सर्कुलर आया था इसके रिगार्डिंग कि अगर कोई डायरेक्टर सिंस डायरेक्टर ऑफ द कंपनी का रिलेटेड पर्सन कहलाता है, उसने पर्सनल गारंटी दी, कोई फीस चार्ज नहीं किया। क्लियर, एज पर टर्म्स ऑफ द आरबीआई सर ये लोग फीस भी चार्ज नहीं कर सकते पर्सनल गारंटी जो दी है बैंक को, ठीक है। तो ऐसे केस में ओपन मार्केट वैल्यू क्या माना जाएगा, नील। और सर्कुलर ने बोला है क्या, डायरेक्टर ने अगर अपनी पर्सनल गारंटी दी फॉर दी लोन, सर फॉर दी कंपनी, उसने किसी बैंक को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर अपनी पर्सनल गारंटी दी है तो उसकी वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी नील और कोई जीएसटी नहीं लगेगा। फिर कॉर्पोरेट गारंटी, ध्यान देना बच्चा, मैंने अजम्पशन लिया कि आपने एक बार अमेंडमेंट पढ़ रखे सारे, उसी का रिवीजन चल रहा है बच्चा। कॉर्पोरेट गारंटी, इस बार मुझे क्वेश्चन अगेन एक्सपेक्टेड है पर्सनल गारंटी और कॉर्पोरेट गारंटी का बेटा ध्यान रखना। सर मैंने यहां पर ये रेड कलर से जो सर्कल मार्क किए बेटा ध्यान रखना, रेड कलर से जो नंबर्स मैंने सर्कल मार्क किए हैं वो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम्स के लिए। अब सर मैं तो ये बोलूंगा सारे अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, पर हाँ ये मुझे हाईली इंपॉर्टेंट लगते हैं एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। ध्यान देना बच्चा, कॉर्पोरेट गारंटी, सर कॉर्पोरेट गारंटी के लिए सर
रूल नंबर 28 में सब रूल नंबर 2 इंसर्ट किया वैल्यूएशन में, और वहां बोल दिया क्या, अगर किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के लिए, सिस्टर कंसर्न के लिए, सब्सिडियरी के लिए कोई गारंटी दी है बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फॉर लोन, तो ऐसे केस में 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन और एक्चुअल कमीशन चार्ज फॉर गारंटी गिवन विच एवर इज हायर शेल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, और उस पर जीएसटी लगेगा बच्चा। ठीक है, फिर फोर्थ क्या है सर, ध्यान देना, आईटीसी ब्लॉक रीड सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज नंबर एफ ए बोलता है क्या, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है, कोई भी गुड्स और सर्विस परचेज करी है, तो सर उस सीएसआर एक्टिविटी के लिए जो गुड्स और सर्विस परचेज करी है उस पर जो जीएसटी पे किया है उसका आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। देन सर रूल नंबर 42 और 43 जो हमने पढ़ा था बेटा कि कॉमन इनपुट सर्विस काम आती है एग्जाम सप्लाई एंड टैक्सेबल सप्लाई दोनों के लिए, तो रूल नंबर 42, और कैपिटल गुड्स काम आते हैं कॉमनली टैक्सेबल और एग्जाम सप्लाई दोनों के लिए, तो ऐसे केस में रूल नंबर 43। अब सर ध्यान देना बच्चा, सर वहां पर फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 42 और 43 एग्जाम सप्लाई डज नॉट इंक्लूड एनी ट्रांजेक्शन और एक्टिविटी विच इज कवर्ड इन शेड्यूल 3, पर उसके दो एक्सेप्शन बेटा। फर्स्ट, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटा, अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है तो सर जिस वैल्यू पर आपने स्टैम्प ड्यूटी पे करी है वो वैल्यू एग्जाम टर्नओवर में इंक्लूड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 42 और 43, और वो टर्नओवर एग्जाम टर्नओवर में भी आएगा और टोटल टर्नओवर में भी आएगा बच्चा। प्लस 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 इस बार पॉइंट जो ऐड किया वो क्या है, सेल ऑफ गुड्स बाय ड्यूटी फ्री शॉप एट द अराइवल टर्मिनल ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू द इनकमिंग पैसेंजर्स। सर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री शॉप ने इनकमिंग पैसेंजर्स को जो गुड्स बेचा है उसको एग्जाम सप्लाई मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 42 और 43। वैसे सर इसको कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस मानते हैं, और कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में सर आपने गुड्स को किसी को बेच दिया बिफोर गेटिंग क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आता है इस पर शेड्यूल नंबर 3। पर ये ड्यूटी फ्री शॉप जिनको कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस की तरह ट्रीट किया जाता है, क्लियर, इन्होंने अगर कोई गुड सप्लाई करी है इनकमिंग पैसेंजर्स को, तो ऑल्दो ये शेड्यूल 3 में कवर है पर फिर भी इसको एग्जाम टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 42 और 43। सर फिर सर देना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन एग्जामिनेशन के लिए, देखो मैंने रेड सर्कल मार्क किया हुआ बेटा। अच्छा, जिन पे रेड सर्कल मार्क नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, वो भी एग्जाम में आए। ठीक है, इसलिए हम सारे रिवीजन कर रहे हैं बेटा। सर गुड सप्लाई, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने गुड सप्लाई किया किसको, सर ऐसे किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को तो जहां पे टीसी सप्लाई होता है, वापस सुनना बच्चा वापस सुनना, मान लो मैं सप्लायर हूं और मैंने कोई गुड सप्लाई किया, गुड्स सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं सर, गुड सप्लाई किया थ्रू सच ईसीओ जहां पे टीसीएस भी एप्लीकेबल होता है, वी डोंट केयर, यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम के लिए आप एलिजिबल रहेंगे अगर आप गुड से सप्लायर। तो सर्विस के सप्लायर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अगर वो सप्लाई करे थ्रू सच ईसीओ जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है बेटा। ओके, तो सर गुड्स के अगर आप सप्लायर हो जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है, अगर आप गुड्स से सप्लायर हो थ्रू सच ईसीओ जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है, तो भी आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो। सेकंड, जो बड़ा शानदार अमेंडमेंट हुआ है सर, ऐसे गुड्स के सप्लायर्स को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, सर्विस के सप्लायर्स को तो वैसे भी 20 लाख तक के टर्नओवर के लिए एग्जाम किया हुआ था फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, और उन 4 स्टेट में अगर है तो 10 लाख बेटा। हाँ है ना भाई, पर इस बार अमेंडमेंट करके क्या बोल दिया है, अगर आप गुड्स के सप्लायर हो और अगर आप गुड्स सप्लाई करते हो थ्रू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल भी होता है, तो भी चिंता वाली बात नहीं है, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। और ऐसे केस में इस बार एग्जामिशन देके बोल दिया क्या सर, ऐसे सप्लायर्स को अपने पेन नंबर के बेस पे एक जीएसटी पोर्टल पे जाके एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा, क्लियर, और यूनिक एनरोलमेंट नंबर के बेस पे वो अपना लिस्टिंग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म पे, और वहां से गुड सप्लाई करे, कोई तकलीफ नहीं है, उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना जब तक कि उनका टर्नओवर 20 लाख रुपए और इस केस में भी 10 लाख और 40 लाख मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं करता, तब तक उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, क्लियर। प्लस ध्यान रखना बेटा सर, एट द सेम टाइम कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट किया है कहां पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए भी बोल दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस में मैंने ये प्रोविजन दे रखे, पर यहां मैं बता देता हूं साथ साथ बेटा। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को बोल दिया बेटा क्या कि इन लोग जो लोग जिसने कंपोजिशन स्कीम ले रखी गुड्स के लिए, या ऐसे सप्लायर्स जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है और वो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर सप्लाई करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है क्या, सबसे पहली बात, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो वो अनरजिस्टर्ड पर्सन ने सारी वो कंडीशंस फुलफिल करी है जो रजिस्ट्रेशन के एग्जामिनेशन के लिए दे रखी है उसको बेटा। सेकंड, वो इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता, क्लियर। थर्ड, सर ऐसे केस में टीसीएस कलेक्ट नहीं करने का। एंड फोर्थ, जब आप अपना जीएसटीआर 8 फाइल करेंगे तो इन लोगों ने जो अपनी आउटवर्ड सप्लाई करी वो भी आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी इन योर जीएसटीआर 8। सर एट द सेम टाइम अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड सप्लाई करो और आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है, तो ऐसे कंपोजिशन स्कीम वाले के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या करेगा बेटा, टीसीएस कलेक्ट करेगा, जीएसटीआर 8 जब सबमिट करेगा तब इनका ट्रांजैक्शन भी उसमें डिस्क्लोज करेगा। प्लस ये इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करने चाहिए बच्चा, क्लियर, ये कंट्रोलिंग ईसीओ को रखनी पड़ेगी। प्लस साथ में पेनल्टी भी दे रखी बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के लिए सेक्शन नंबर 132 सबसेक्शन 1 बी में,
सर ऑफेंसेस एंड पेनल्टी वाले चैप्टर में बेटा वहां लिख दिया क्या, अगर इस ईसीओ ने गड़बड़ करी, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है सर, या कंपोजिशन स्कीम वाला पर्सन सप्लाई कर रहा है गुड्स, तो सर ऐसे केस में ईसीओ ने अगर उनके ट्रांजेक्शन को डिक्लेयर नहीं किया इन जीएसटीआर 8, या उन लोगों को इंटरसेट सप्लाई करना अलाउ कर दिया, या उस पर कंडीशंस के ध्यान नहीं रखा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने, तो ऐसे केस में सर 100% ऑफ नॉर्मल टैक्स इन्वॉल्व। नॉर्मल टैक्स मतलब जैसे रेट ऑफ टैक्स 18% है तो 18% बेटा, कंपोजिशन स्कीम वाला टैक्स नहीं बेटा, क्लियर। 100% टैक्स इन्वॉल्व और ₹10,000 व्हिचएवर इज हायर इज द पेनल्टी ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर आल्सो बच्चा। अगर वो सर इनकी ऑफेंसेस में अगर ऑफेंस हुआ है, कैसे ईसीयू के थ्रू सप्लाई किया है, गुड सप्लाई किया, और अगर वो पर्सन अनरजिस्टर्ड है या कंपोजिशन स्कीम वाला है और ईसीयू ने इन चीजों को ध्यान नहीं रखा, तो क्लियर, डन सरकार। फिर पॉइंट नंबर 7 ध्यान देना बच्चा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज ने कोई भी सप्लाई किया है सर, ध्यान देना बच्चों, उस पर टैक्स लगेगा और वो भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में लगेगा, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। सर ध्यान देना बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज ने सर्विसेज दी है, भली रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्यों ना हो, कोई भी सर्विस हो उस पर जीएसटी लगेगा और वो भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में लगेगा। हाँ, जैसे अलग से एग्जाम किया है क्या, रेलवे ने अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर किया है इन अ क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एसी कोच, तो उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट तो एक अलग बात है बेटा, अदरवाइज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अदर कोई भी सर्विसेज दी है सब टैक्सेबल है, वो भी फॉरवर्ड चार्ज में, और रेलवे खुद टैक्स पे करेगा बेटा, ठीक है। अच्छा, आप लोग बेटर आपके इफेक्टिव रिवीजन के लिए देखो बेटा, ये भी कर सकते हो, इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, प्लस आपको जो मैंने ये अभी बताना मैंने एक फाइल जो मास्टर समरी ऑफ अमेंडमेंट मैंने बताई है, वो भी आप ओपन रख सकते हो आपके सामने, सो दैट आप या तो उसका प्रिंट करके साथ में रख लीजिए बेटा, और अगर कोई पॉइंट आपको क्लिक नहीं करता रिवीजन के टाइम पे, तो आप इस लेक्चर को पॉज करके वो आप पॉइंट पढ़िएगा एंड फिर इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेगा, सो दैट सारे पॉइंट भी कवर हो जाएंगे, टाइम भी कम लगेगा और माहौल भी बनता जाएगा बच्चा आपके लिए। सरकार आइए अगला अमेंडमेंट सर 9(5) में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के केस में, जहां सेक्शन में 9(5) लगता है ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स, क्लियर, उसमें ओमनी बस भी कवर था, अभी भी कवर है बेटा, पर अगर ओमनी बस अगर कोई कंपनी है सर्विस सप्लायर हु इज प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय ओमनी बस, और वो सर्विस सप्लायर खुद एक कंपनी है, तो खुद अगर कंपनी है बेटा तो खुद टैक्स पे कर सकता है, खुद आईटीसी वगैरह सब ले सकता है, इसलिए वहां पे 9(5) हटा दिया है, अदरवाइज 9(5) लगेगा। अगर सर्विस सप्लायर कौन है, कंपनी, किसके केस में, ओमनी बस के केस में, तो 9(5) नहीं लगेगा बच्चा, ओके। फिर आईजीएसटी एक्ट में क्या क्या अमेंडमेंट थे, सबसे पहली बात ध्यान देना बेटा, सर छोटे छोटे पॉइंट बन के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इसका, किसका, सबसे पहला, अगर गुड्स सप्लाई किया मैंने, क्या सप्लाई किया बेटा मैंने, गुड्स, किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो ऐसे केस में अगर मैंने उस कस्टमर के स्टेट का नाम भी लिख दिया है, क्या नाम, जैसे कस्टमर आया मध्य प्रदेश से, मैं हूं कहां, महाराष्ट्र, मैंने गुड्स बेचा और अपने बिल पर प्लेस ऑफ सप्लाई लिख दिया, क्या, स्टेट का नाम बेटा, मतलब उसके नाम एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं लिखा बेटा, केवल उसका स्टेट का नाम भी लिख दिया कि मध्य प्रदेश का कस्टमर है, तो भी माना जाएगा कि लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इज अवेलेबल, और सर लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्लियर, सो दैट उस रेस्पेक्टिव रेवेन्यू, उस रेस्पेक्टिव स्टेट को रेवेन्यू पास ऑन हो पाए सर थ्रू मैकेनिज्म ऑफ द जीएसटी बेटा। तो सरकार अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आपने गुड सप्लाई किया है और उसका जो बिल आपने इश्यू किया उसमें अगर उसके स्टेट का नाम भी लिख दिया, तो उसका स्टेट का नाम भी मान लेंगे, क्या, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अवेलेबल है सर, और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अगर है तो उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा। हाँ, आपने स्टेट का नाम भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो फिर सप्लायर का लोकेशन ही क्या होता है बच्चा, प्लेस ऑफ सप्लाई, ओके। सर अब प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में अमेंडमेंट क्या हुआ बेटा, सेक्शन में 12 सब सेक्शन नंबर 8 ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में अगर गुड्स का डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई पहले हुआ करता था क्या, डेस्टिनेशन ऑफ द गुड्स, क्लियर, उसके रिगार्डिंग एक सर्कुलर भी था, अब सर इसको डिलीट ही कर दिया है, मतलब क्या हो गया बेटा, अभी डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया हो या विद इन द इंडिया आप ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, अगर दोनों पर्सन इंडिया के हैं, सेक्शन में 12 सब सेक्शन 8 बोलता है क्या, सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रेसिपिएंट दोनों अगर इंडिया के हैं, टैक्सेबल टेरिटरी के हैं, तो ऐसे केस में अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और नहीं है तो जहां से गुड्स उठाया है, द प्लेस वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्लियर। सर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 13 सब सेक्शन 9 डिलीट कर दिया है, अच्छा सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 9 डिलीट कर दिया, वो था क्या बेटा, अगेन ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। ध्यान देना बच्चों, ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा अगर आपने कंसंट्रेशन से सुन लिया है तो, क्योंकि सर ये सब अमेंडमेंट निकालना, कंपाइल करके उसे समराइज फॉर्म में बताना, इसमें बहुत जान लगती है, बहुत मेहनत लगती है बेटा, पर ये मेहनत अगर आपके लिए सिद्ध साबित हो गई तो माहौल बन जाएगा सर, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता, माहौल जबरदस्त शानदार बनेगा बच्चों। सरकार सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स
जहां पे एक पर्सन सर्विस सप्लायर या सर्विस रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया का, एक पर्सन इंडिया का है, तो ऐसे केस में बोल दिया क्या, सेक्शन 13 सबसेक्शन 9 डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया मतलब ट्रांसफर ऑफ गुड्स के केस में प्रोविजन क्या लगेगा बेटा, डिफॉल्ट प्रोविजन सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 लगेगा। सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है सर, जनरल प्रोविजन कि अगर रेसिपिएंट का लोकेशन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डिटरमाइन होता है तो रेसिपिएंट का लोकेशन नहीं तो फिर सप्लायर का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई सर। और इसमें था ट्रांसफर ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर, तो सर्कुलर ने बताया क्या कि मेल और कुरियर में क्या लगेगा, अच्छा एक्सक्लूडिंग मेल और कुरियर, तो मेल और कुरियर में पहले भी क्या लगता था, डिफॉल्ट प्रोविजन 13(2) अभी भी वही लगेगा बच्चों। मतलब ट्रांसफर ऑफ गुड्स नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन वाला हो, किसी भी मोड से हो, या मेल और कुरियर के थ्रू आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 लगेगा। डिफॉल्ट प्रोविजन बोलता है क्या, रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और रेसिपिएंट का लोकेशन अगर डिटरमिनेबल नहीं हो इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो सप्लायर का लोकेशन ही क्या हो जाएगा बच्चे, प्लेस ऑफ सप्लाई। सरकार आइए, आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन नंबर 14A दे रखा है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं बेटा। और सर ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में जब मैंने ऊपर बात करी थी तब मैं आपको ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि इनको सिंपलीफाइड रजिस्ट्रेशन सिस्टम दे रखा है, और बोल दिया क्या आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, भले ही रेसिपिएंट, अच्छा ये वेबसाइट आउट ऑफ इंडिया वाली बेटा, भले रेसिपिएंट इंडिया में जीएसटी में रजिस्टर्ड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और आपको ही पे करना, और हाँ आपको ही पे करना है बेटा। क्लियर सर। एंड इनके लिए सिंपलीफाइड रजिस्ट्रेशन सिस्टम दे रखा है, सिंपलीफाइड रिटर्न फॉर्म दे रखा है, और इनको टैक्स पे करना पड़ेगा, और इन्होंने टैक्स पे नहीं किया, कंप्लायंस नहीं किया तो इनकी वेबसाइट ब्लॉक भी कर देंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करना ब्लॉक हो जाएगी बच्चा। फिर सेक्शन 16 जो जीरो डेट सप्लाई का सेक्शन था उसमें बोलते क्या, अगर आप सप्लाई करो किसको, एसईजेड को, भले गुड्स करो या सर्विसेज करो, ऑथराइज्ड ऑपरेशन के लिए सप्लाई किया तो ही वो जीरो डेट सप्लाई कहलाएगा, वरना जीरो डेट सप्लाई नहीं कहलाएगा। वैसे पहले ये बात सर्कुलर के थ्रू बोल रखी थी पर भी एक्ट में लिख डाला बेटा, ठीक है। फिर अब देखना ध्यान से बेटा, सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपकी काम आता है गुड्स बेटा, कौन सा, तंबाकू खाते होंगे ना बेटा, सर सिगरेट्स, अच्छी सर, देखना जीरो डेट सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर आपने टोबैको या टोबैको बेस्ड गुड्स का क्या है वो गुड्स की लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं बेटा, तो वहां पे आईजीएसटी पे करके आईजीएसटी का रिफंड लेने वाला ऑप्शन अब नहीं है। क्लियर। मतलब सर अगर आपको टोबैको एटसेट्रा गुड सप्लाई करना है, एक्सपोर्ट करना है, जीरो डेट सप्लाई करना है तो बॉन्ड या एलयूडी सेंड करके आप एक्सपोर्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहां अगर आईटीसी है, आईटीसी काम नहीं आता तो उसका आप रिफंड ले लीजिए, बाकी आईजीएसटी पे करके उसके रिफंड वाला ऑप्शन आपके पास नहीं है। सेकंड थिंग, अगर आपने गुड सप्लाई किया है, क्लियर, जीरो डेट सप्लाई बेटा, वो भी विदाउट जीएसटी, मतलब अंडर बॉन्ड या एलयूडी सेंड करके आपने जीरो डेट सप्लाई किया है, क्लियर, और वहां पे अगर आपको विद इन द टाइम लिमिट अलाउड बाय आरबीआई अंडर फेमा पेमेंट रियलाइज नहीं हुआ है तो ऐसे केस में जो आपका हमने जीएसटी नहीं चार्ज किया था एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट वो आपको पे करना पड़ेगा, वो भी अलोंग विथ इंटरेस्ट। क्लियर। सर आपने बॉन्ड या एलयूडी सेंड किया था कि सर मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा, एक्सपोर्ट तो कर दिया आपने पर पेमेंट रियलाइज नहीं हुआ विद इन द टाइम लिमिट अलाउड बाय आरबीआई, तो जो आपका आईजीएसटी हमने आपसे चार्ज नहीं किया था, क्लियर, वो आपको पे करना पड़ेगा, वो भी अलोंग विथ इंटरेस्ट। क्लियर, डन। ये था आपका क्या चैप्टर नंबर 8 मेगा आईजीएसटी एक्ट के सारे अमेंडमेंट। आई होप सर अमेंडमेंट समझ में आ रहे हैं, और अगर ये लेक्चर से मजा आ रहा है तो सर माहौल लिख के आशीर्वाद दे देना। एंड सर हर स्टूडेंट जो एग्जाम देने वाला है मई 24 सर या जून 24 सर उन तक ये लेक्चर पहुंचा देना, क्योंकि दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, गारंटी सर। सरकार आइए मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट, और सर स्पेशली जिनको रेड सर्कल किया देख लेना सर, क्योंकि सर हो सकता है वो एग्जाम में आ जाए, हो सकता ना भी आए सर, पर मेरे को लगता है बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहली बात, मेगा एग्जामिनेशन एक सर्कुलर था कि सर नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज वगैरह इस तरह की जो गवर्नमेंट बॉडीज होती है बेटा, जो केवल एंट्रेंस एग्जाम्स लेने के लिए बनाई गई है, उन्होंने अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कोई फीस लिया बच्चे से तो ऐसे केस में उनको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा फॉर द लिमिटेड पर्पसेस ऑफ कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और उसके लिए जो आपने फीस पे किया उस पर जीएसटी एग्जाम जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है सर। फिर क्या है सर, सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज, पहले केवल इसरो अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन वगैरह अगर ये सर्विस देते थे तो एग्जाम था, अब कोई भी सर्विस दे सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी टू प्रमोट द न्यू इनिशिएटिव बाय दी स्टार्टअप्स सर। फिर ऑलरेडी बता चुका हूं मैं क्या, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कोई भी सर्विस दी ऑलवेज टैक्सेबल है, वो भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है, ऊपर ऑलरेडी आ गया पॉइंट बेटा ये वाला, ठीक है। अच्छा सर नॉन एसी क्लास या अदर देन फर्स्ट क्लास में गया तो वैसे भी एग्जाम अलग से एग्जाम किया बेटा, अदरवाइज बाकी सारी सर्विसेज आर टैक्सेबल, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस आर टैक्सेबल, एक्सेप्ट जो एग्जाम क्या अलग बात है बेटा, ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की सर्विसेज आर आल्सो टैक्सेबल, और वो भी अंडर फॉरवर्ड चार्ज बेटा सर। फिर सर गवर्नमेंटल अथॉरिटी के लिए अलग से पॉइंट इंसर्ट किया और बोल दिया क्या, क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंटल अथॉरिटी सर, कौन सी वाली, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, ये सर्विसेज केवल आर्टिकल नंबर 243W और 243G में जो लोग कवर थे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी को प्रोवाइड करी तो ये एग्जाम था बेटा।
पर उसमें गवर्नमेंटल अथॉरिटी पॉइंट कवर नहीं था सर, डिलीट किया हुआ था, अब अलग से पॉइंट इंसर्ट करके बोल दिया क्या, अगर आपने ये काम किसके लिए किया है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी के लिए किया तो भी जीएसटी क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। फिर सर आउट ऑफ इंडिया से आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो गुड्स का, और आप एक शिपिंग कंपनी हो बेटा सर, और ट्रांसपोर्ट करने वाली कंपनी भी आउट ऑफ इंडिया की, जो फ्रेट पे कर रहा है वो भी आउट ऑफ इंडिया का बेटा, जो एक्सपोर्टर है बेटा, मतलब वो इंडिया में गुड्स जो आ रहा है वो सीआईएफ बेस पे आ रहा है, मतलब इंडियन पोर्ट तक का भाड़ा खर्चा सारा वो एक्सपोर्टर पे कर रहा है। तो शिपिंग कंपनी भी आउट ऑफ इंडिया की सर, जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो भी आउटसाइड इंडिया का है। क्लियर, पहले सर्विस टैक्सेबल थी और सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इंपोर्टर ऑफ गुड्स वाज लायबल टू पे द जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, पर अब इस सर्विस को क्या कर दिया है, एग्जाम कर दिया है, क्योंकि एनीवेज कस्टम ड्यूटी चार्ज करते वक्त ये सीआईएफ का पार्ट बनता है, वैल्यू का पार्ट बनता है, उस पर कस्टम लगता है, और कस्टम के साथ में आईजीएसटी वैसे भी लग रहा है सर, इसलिए इस बार गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, एग्जाम कर दिया, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इस पॉइंट को डिलीट भी कर दिया बच्चा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आता है इसके केस में बेटा सरकार, इसलिए बोल दिया क्या, अगर आप आउट ऑफ इंडिया की एक शिपिंग कंपनी हो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय वेसल कर रहे हो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, वहां तक के फ्रेट के लिए अगर सर्विस रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया का, तो जीएसटी क्या कर दिया, एग्जाम कर दिया, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। आइए रजिस्ट्रेशन चैप्टर में क्या बात हुई बेटा, सबसे पहली बात सर याद है, गुजरात एक मॉडल स्टेट था, साथ में अभी पुडुचेरी को भी ऐड कर दिया, और सर वहां पर जो कुछ लोग आधार बेस्ड आइडेंटिफाइड होंगे कि सर ये रिस्की लोग हैं सर, इन्होंने पुराने टाइम में कांड किए हैं, तो ऐसे लोगों को डिपार्टमेंट जो जीएसटी फैसिलिटेशन सेंटर ओपन करेगा, जो डिपार्टमेंट के ऑफिस ही होते हैं आज की तारीख में सर, वहां पे इनको फिजिकली बुलाया जाएगा, बायोमेट्रिक एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद इनका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसीड किया जाएगा बच्चा। तो वो केवल पहले गुजरात में एप्लीकेबल था, अभी पुडुचेरी में भी एप्लीकेबल हो गया है। क्लियर, प्लस रूल नंबर 25 फिजिकल वेरिफिकेशन, सर ध्यान देना बच्चों, ये पहले भी था अभी भी थोड़ा मॉडिफिकेशन किया इस रूल में, बोला है क्या, अगर किसी एसएससी का रजिस्ट्रेशन मिल गया है तो इवन आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सर प्रॉपर ऑफिसर उसके प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल, उस एसएससी का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करना है ओ भाई सर, उस एसएससी के प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है, और फिजिकल वेरिफिकेशन अगर कर लिया क्लियर, तो उसकी रिपोर्ट जिस दिन फिजिकल वेरिफिकेशन किया है उसके 15 वर्किंग डेज में उसको अपलोड करनी पड़ेगी ऑन द कॉमन पोर्टल। कौन अपलोड करेगा, प्रॉपर ऑफिसर, अलोंग द फोटोग्राफ्स वगैरह वहां लिए तो बेटा। प्लस सर ये तो पहले भी था अभी भी बेटा, अब अगर बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिन लोगों के प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे वो लोग जिनका आधार ऑथेंटिकेशन के लिए जिन्होंने ऑप्ट नहीं किया, या आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया पर फेल हो गया बेटा, या ऑफिसर लगता है कि यहां पहले फिजिकल वेरिफिकेशन करके फिर ही रजिस्ट्रेशन देना चाहिए, या फिर सर ये रिस्की लोग जो आइडेंटिफाइड हुए ऑन कॉमन पोर्टल, ये गुजरात पुडुचेरी वाले बेटा। क्लियर, इनके केस में सर डिपार्टमेंट पहले फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा, या फिर नोटिस इश्यू करेगा विद इन 30 डेज बेटा। तो यहां बोल दिया क्या, वो ऑफिसर जो वेरिफिकेशन करने जाएगा वो वेरिफिकेशन की रिपोर्ट इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स एटसेट्रा वो अपलोड करेगा ऑन द कॉमन पोर्टल एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द लास्ट डेट विच इज अवेलेबल टू द डिपार्टमेंट फॉर इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या इश्यू ऑफ द नोटिस बेटा। जैसे 30 दिन का टाइम दिया डिपार्टमेंट को इन लोगों के केस में, तो एटलीस्ट 5 days प्रायर ही उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होके उसकी रिपोर्ट अपलोड हो जानी चाहिए बच्चा। सर आइए रूल नंबर 10A में अच्छा अमेंडमेंट हुआ है, अगर बैंक अकाउंट डिटेल आपके पास नहीं है एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल गया है उसके 30 days में या बिफोर फाइलिंग GSTR1 और यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी व्हिचएवर इज अर्लियर, आपको बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी। अगर आपने अपडेट नहीं करी तो योर रजिस्ट्रेशन विल बी सस्पेंडेड, और सर सस्पेंड होने के बाद अगर कैंसिल नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन अब तक, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिकली नोटिस आ जाएगा कि भाई आपका अभी तक बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट नहीं हुआ है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने से पहले ही वो बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट कर दी है तो आपका सस्पेंशन जो है वो ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन रिवाइव हो जाएगा, नहीं तो फिर रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बेटा। ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे 30 दिन का वक्त कर दिया है, पहले था क्या 45 days, और यहाँ पर अमेंडमेंट करके सर गवर्नमेंट ने लैंग्वेज चेंज कर दी और बोल दिया क्या, बिफोर फर्निशिंग GSTR1 और यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी और विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व्हिचएवर इज अर्लियर, आपको बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश करनी पड़ेगी। फिर सर ध्यान देना बच्चा, अगेन अमेंडमेंट किया है क्या, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया किसी भी कारण से और फिर आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई करते हो, साहब प्लीज रिवोक कर दो ना कैंसिलेशन का ऑर्डर, तो ऐसे केस में दिस रिवोकेशन कैन बी अप्लाइड विद इन 90 days, प्लस जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो आपको फर्दर 180 days का टाइम और दे दे अगर रीजनेबल ग्राउंड आपके पास था तो। क्लियर, डन। सर अब टीसीएस, सर ध्यान देना बेटा, टीसीएस की रिगार्डिंग मैंने प्रोविजन ऊपर बात कर ली बेटा, आपको रजिस्ट्रेशन के केस में अनरजिस्टर्ड पर्सन भी सप्लाई कर सकता है। सर
कंपोजिशन स्कीम वाला भी पर्सन सप्लाई कर सकता है। एक बात और बाकी बेटा, मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स, जैसे एक बायर साइड का ईसी हो गया, एक सेलर साइड का ईसी हो गया। सर मैं बायर, क्लियर, किसी एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे गया, उस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के पास वो गुड्स नहीं थी, उसने दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से कांटेक्ट किया और वहां पे जो सप्लायर था उसने उसके उस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई किया बेटा। क्लियर, तो यहाँ मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर्स इन्वॉल्व है। तो क्वेश्चन आया, एक सर्कुलर आया, सर्कुलर पूछता है क्या यहाँ पे टीसीएस अगर लगेगा तो कौन टीसीएस के लिए लायबल है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस के लिए लायबल है? अरे आप ही मुझे बताओ सर, अल्टीमेटली सप्लायर का अकाउंट सेटलमेंट कौन करेगा बेटा? तो सर जो सप्लायर साइड का ईसीओ है वही तो सप्लायर को अल्टीमेटली पेमेंट करके उसका अकाउंट सेटलमेंट करेगा। तो जो अकाउंट सेटलमेंट करेगा वही टीसीएस कट करेगा बेटा। क्लियर, और उसी भी प्रोविजंस लगेंगे टीसीएस वाले बच्चा। ठीक है, आइए बेटा फिर आता है क्या सर, अगर आपने जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 8 मतलब टीसीएस वाला रिटर्न स्टेटमेंट और जीएसटीआर 9 मतलब एनुअल रिटर्न फाइल करने में अगर आप लेट हो गए तो लेट फाइल करिए अलॉन्ग विद द लेट फाइलिंग फी, पर 3 साल निकल गए फ्रॉम द ड्यू डेट तो उसके बाद तो ये रिटर्न सबमिट करने ही नहीं देंगे आपको हम, ये स्टेटमेंट या रिटर्न आप सबमिट नहीं कर पाएंगे एक्सेप्ट वेयर द गवर्नमेंट अलाउज द सेम। बात अलग है बच्चा, ठीक है, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा बेटा। फिर सर दे देना बेटा, अगर याद करो, अगर आपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को अवेल किया पर यूटिलाइज नहीं किया, उससे पहले रिवर्स कर दिया तो इंटरेस्ट की बात नहीं आएगी। पर अगर आपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को यूटिलाइज कर दिया, रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को आपने यूटिलाइज कर लिया और फिर बाद में पता पड़ा कि नहीं नहीं मैंने तो आईटीसी रॉन्गली अवेल किया था, तो ऐसे केस में वो आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट जिस दिन आपने यूटिलाइज किया वहां से बच्चा। पर अब एक सर्कुलर आया, सर्कुलर बोलता है क्या, अगर मान लो मैंने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी जो लिया था वो आईजीएसटी आईटीसी था बच्चा, अब मेरे पास सी का बैलेंस भी है, एसजीएसटी का बैलेंस भी बेटा, पर सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो बैलेंस था आईटीसी का वो सही था, आईजीएसटी का आईटीसी मैंने रॉन्गली अवेल किया था। अब जब मैं आईटीसी यूटिलाइज करता हूं तो सर मैकेनिज्म ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी क्या कहता है बेटा, पहले आपको आईजीएसटी का आईटीसी यूज करना है, फिर सी और एस का आपको आईटीसी यूज करना बच्चा। हमने क्या किया बेटा, सर आईजीएसटी आईटीसी पहले यूज कर लिया बेटा, अच्छा सी और एस का बैलेंस अभी भी पड़ा है बेटा। क्लियर, अब सर बाद में पता पड़ा क्या कि साहब वो तो आईजीएसटी का आईटीसी वाज रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी, तो क्या उस रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को ये मानेंगे कि आपने यूटिलाइज कर लिया और क्या उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? तो उसके लिए सर्कुलर ने बोला क्या, अगर जितना आपके पास आईजीएसटी का रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी था उतना बैलेंस सीजीएसटी और एसजीएसटी अकाउंट में ऑलरेडी है, तो हम ये मानेंगे कि आपने उस आईजीएसटी के आईटीसी को अपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को यूटिलाइज नहीं किया। वो तो हमारा मैकेनिज्म ऐसा था जिसकी वजह से आपकी मजबूरी थी कि आईजीएसटी आईटीसी पहले यूज करना था बेटा आपको। इसलिए सर आईजीएसटी के आईटीसी को आपने जो रॉन्गली अवेल किया था उसको यूटिलाइज किया कि नहीं किया, उसको देखने के लिए सर आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी सबका आईटीसी का अकाउंट का बैलेंस ऐड करके फिर देखना है। अगर सी, एस और आई का आईटीसी का अकाउंट का बैलेंस ऐड करने के बाद सर पता पड़ा कि आईजीएसटी का आईटीसी आपने लिया था रॉन्गली कितना 5 लाख का, इन तीनों का बैलेंस मिला के ऑलरेडी आपके पास कितना है 6 लाख है, इट मींस नो इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। पर अगर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का आईटीसी अकाउंट का बैलेंस मिला के 4 लाख रुपए बचा है और जबकि आईजीएसटी का रॉन्गली आईटीसी आपने अवेल कितना किया था बेटा 5 लाख, तो ये माने कि 1 लाख आपने यूटिलाइज कर लिया और 1 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा जब से आपने यूज किया बेटा। क्लियर, डन। पर एट द सेम टाइम यही अगर जीएसटी कंपनसेशन सेस का आईटीसी होता बच्चा, तो जीएसटी कंपनसेशन सेस कभी भी सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम नहीं आती बेटा। इसलिए जीएसटी कंपनसेशन सेस का क्रेडिट अगर आपने रॉन्गली अवेल करके उसको यूज कर लिया है तो उसको इंडिपेंडेंटली अलग से देखना बेटा, सी, एस और आई का बैलेंस हो या ना हो। अगर सेस का आपने रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी लिया था और उसको यूज कर लिया तो सर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बेटा, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि सी, एस और आई का बैलेंस है या नहीं है बेटा। क्लियर माहौल, आइए सर टैक्स इनवॉइस चैप्टर का बेटा पॉइंट है, अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेटा। क्लियर, तो सर वहां आपकी चॉइस है कि आपको कस्टमर का नाम लिखना है कि नहीं लिखना बच्चा। क्लियर, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई अप टू ₹50,000 बेटा, पर अगर आपने ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज सप्लाई करी है या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कुछ सर्विसेज सप्लाई करी या सर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने खुद ने कुछ सर्विसेज सप्लाई करी या ओआईडीआर सर्विसेज आपने सप्लाई करी थ्रू ओआईडीआर सर्विस आपने सप्लाई करी टू किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, और ऐसे केस में आपने कस्टमर के स्टेट का नाम भी लिख दिया, किसका नाम बेटा, कस्टमर का स्टेट का नाम भी लिख दिया, तो ऐसे कैसे मानेंगे कि कस्टमर का एड्रेस ऑन रिकॉर्ड वाज देयर ऑन द इनवॉइस और अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा बच्चा। हाँ ना भाई, यस सरकार। आइए ई इनवॉइस के लिए जब आप B2B सप्लाई करते हो या अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो ऐसे केस में टर्नओवर लिमिट इज रिड्यूस्ड टू ₹5 CR। फिर एक सर्कुलर और एड हुआ कि अगर मान लो
मेरा टर्नओवर इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स वाज एक्सीडिंग रुपीस 5 CR। मैं B2B सप्लाई करता हूं तो ऐसे केस में ई इनवॉइस के प्रोविजन लगते हैं बेटा, पर मैंने सप्लाई किया किसको? ऐसे किसी कस्टमर को जो TDS के लिए रजिस्टर्ड था, GST बेटा किसके लिए रजिस्टर्ड था बेटा? ओनली फॉर द पर्पस ऑफ TDS रजिस्टर्ड था बेटा। जैसे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, लोकल अथॉरिटी बेटा, जो GST में रजिस्टर्ड तो है बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ TDS, किसी और पर्पस के लिए रजिस्टर्ड नहीं है तो भी कोई बात नहीं सर। अगर वो TDS के पर्पस के लिए GST में रजिस्टर्ड है तो उसको रजिस्टर्ड पर्सन बोलते हैं, और ये B2B सप्लाई के स्कोप में आता है, और B2B सप्लाई के स्कोप में आता है तो वहां पर सर ई इनवॉइस के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे और ई इनवॉइस वहां पे अप्लाई होगा। क्लियर? अगर आपके कस्टमर केवल और केवल GST की में रजिस्टर तो है बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ TDS लिए तो भी B2B सप्लाई है और ई इनवॉइस के प्रोविजन लगेंगे बच्चा। ओके सर, अब रूल नंबर 88D रिटर्न्स वाले चैप्टर में दे रखा बेटा कि अगर आपने जो ITC अवेल किया है उसको जब गवर्नमेंट ने कंपेयर किया अपने पोर्टल पे बेटा, आपके GST 3B में आपने ITC लिया, उसको कंपेयर किया किससे? GST 2B से। और अगर आपने एक्सेस ITC लिया हुआ है तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट आपको एक सिस्टम जनरेटेड नोटिस इश्यू कर देगा, और नोटिस इश्यू करके बोलेगा क्या? या तो नेक्स्ट 7 डेज में ये एक्सेस ITC आप वापस गवर्नमेंट को पे करो अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, या फिर हमें रिप्लाई सबमिट करिए। और 7 दिन के अंदर अगर आपने रिप्लाई सबमिट कर दिया या आपने डिफरेंस अमाउंट पे कर दिया तो ठीक है, नहीं सबमिट किया रिप्लाई, ना आपने पे किया, तो ऐसे केस में सेक्शन नंबर 73 और 74 का प्रोसीजर फॉलो करके आपको शो कोज नोटिस सर्व कर देंगे और डिमांड का प्रोसीजर चल जाएगा बेटा। ठीक है? और ड्यूरिंग दिस पीरियड सर आप GST 1 भी सबमिट नहीं कर पाएंगे और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी भी यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर? प्लस ध्यान रखना बच्चा एक बात और, सर 7 दिन में अगर आपने डिपॉजिट कर दिया अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैटर विल बी ड्रॉप्ड। पर अगर आपने रिप्लाई दिया, अमाउंट जमा नहीं करा, रिप्लाई दिया, अगर रिप्लाई डिपार्टमेंट को सेटिस्फैक्टरी लगता है तो वो आपका मैटर कंक्लूड कर देगी, पर उनको लगता है मामला गड़बड़ है तो सर ऐसे केस में सर वो शो कोज नोटिस सर्व करेंगे अंडर सेक्शन नंबर 73 और 74, और 73 74 का प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगा। क्लियर? पर इन 7 दिन में ना आपने रिप्लाई किया, नहीं आपने सर पेमेंट किया, तो आपका GST 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या कर देंगे? बार कर देंगे, आप फर्निश नहीं कर पाएंगे। प्लस सर रूल नंबर 10A जो हमने पढ़ा कि रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद जब तक आप बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं करते हो तब तक आप GST 1 फाइल नहीं कर पाएंगे, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज नहीं कर पाएंगे बेटा। ठीक है? डन। सर फिर आता है क्या? रिफंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और NRTP। सर ये एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी एडवांस में पे करते हैं तो इनके लिए एक लैंग्वेज में चेंज किया कि इनका जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, जब अपना लास्ट रिटर्न फाइल करेंगे उसके बाद अगर इनका कोई एक्सेस टैक्स पड़ा है तो उसका रिफंड अप्लाई कर सकते थे। पहले लास्ट रिटर्न में इनको रिटर्न रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ता था, अभी चेंज कर दिया कि लास्ट रिटर्न फाइल कर देंगे उसके बाद रिफंड के लिए अप्लाई करें, हमें कोई दिक्कत नहीं बच्चा। फिर सर इंटरेस्ट ऑन रिफंड, अगर आपने गवर्नमेंट को रिफंड के लिए अप्लाई किया है तो आपको पता है क्या? रिफंड सर 60 डेज में गवर्नमेंट आपको दे देगा बेटा, पर 60 दिन में अगर आपको रिफंड नहीं दिया तो 61st डे से दे विल पे द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, और वो अपील वाला अगर रिफंड का ऑर्डर आपके फेवर में आ गया बेटा तो उसके इसमें 9% इंटरेस्ट बेटा। ठीक है? वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट क्या मेरा कि 60 डेज काउंट करते वक्त ये बोला है क्या? फॉलोइंग टाइम नोटिस शैल बी एक्सक्लूडेड। मान लो आपको कोई सर नोटिस सर्व किया डिपार्टमेंट ने, आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया, डिपार्टमेंट नोटिस सर्व किया और उस नोटिस का आपने रिप्लाई नहीं दिया, 15 दिन गुजर गए बेटा, तो 15 डेज के बाद जितना आपने लेट किया है उतने दिन एक्सक्लूड किया जाएगा व्हाइल कंप्यूटिंग नंबर ऑफ डेज फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। सर सेम वे अगर आपका बैंक अकाउंट डिटेल जो आपने फर्निश किया था वो गलत था या वैलिडेट नहीं किया था, उसमें अगर आपने कोई टाइम लगाया करेक्शन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल में या वैलिडेशन ऑफ द बैंक अकाउंट डिटेल में बेटा, तो ऐसे केस में दैट टाइम विल अगेन बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग नंबर ऑफ डेज ऑफ 60 डेज बेटा। ठीक है? क्योंकि 60 दिन में आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो दे विल पे द इंटरेस्ट। तो सर अगर आपकी इन गलती की वजह से 60 दिन में क्रेडिट नहीं हो पाया तो सर दैट टाइम विल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग टाइम लिमिट ऑफ 60 डेज बेटा। अच्छा यहाँ पे 15 दिन के बियॉन्ड जो टाइम होगा वो एक्सक्लूड करेंगे, जैसे 16 दिन लगा दिया तो 1 दिन एक्सक्लूड करेंगे बेटा। इधर तो डे 1 से ही क्या करेंगे? वो टाइम को एक्सक्लूड करेंगे व्हाइल कंप्यूटिंग नंबर ऑफ डेज ऑफ 60 डेज बेटा। फिर एक सर्कुलर आया बेटा, क्या रूल नंबर 96A क्या होता है बेटा? 96A होता है क्या? अगर आपने किसी सप्लाई पे IGST पे किया, क्या पे किया बेटा आपने? IGST, और वो IGST जो आपने पे किया उसके आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया और आपको रिफंड मिल गया बेटा। पर सर जब आपने गुड्स एक्सपोर्ट करते हो बेटा, क्या करते हो बेटा आप? सर सॉरी वापस सुना, वापस रूल नंबर 96A बोलता है क्या? आपने कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट किया है तो आपने बॉन्ड या LD साइन किया बेटा, वहां पे आपने IGST की रिफंड के लिए अप्लाई नहीं किया। आप सुनना बात को ध्यान से, आपने IGST पे ही नहीं किया बेटा। यू हैव सप्लाइड द गुड्स और सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड या LUT बेटा। क्लियर? तो यहां पे ऐसा करो, आपने बॉन्ड या LUT साइन करके गुड्स या सर्विस क्या किया? एक्सपोर्ट किया, पर आपने बॉन्ड में लिखा है कि जो मैं सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा हूं
उसका पेमेंट मेरे को विद इन 1 ईयर रियलाइज हो जाएगा। बोर्ड में लिखा आपने बेटा। प्लस जो गुड्स के लिए आपने सप्लाई किया है, आपने गुड्स रिमूव तो कर दिए, आपने प्रॉमिस क्या किया, मैं 3 महीने के अंदर इनको क्या कर दूंगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा। पर ये 3 महीने में अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाए या 1 ईयर में सर्विसेज के केस में पेमेंट रियलाइज नहीं कर पाए, तो सर ऐसे केस में आपने बॉन्ड साइन किया था कि मैं आईजीएसटी पे नहीं कर रहा हूं, पर इतने टाइम में मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा, इतने टाइम में मैं पेमेंट रियलाइज कर दूंगा। नहीं है, अब आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा सर। क्लियर? अब आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। अब सर ध्यान देना बच्चा, आपसे रिकवरी करी जाएगी इसकी आईजीएसटी की बेटा। क्लियर? अब आपने आईजीएसटी पे कर दिया अलोंग विद इंटरेस्ट। सब्सिक्वेंटली अगर वो फॉरेन करेंसी रियलाइज होगी इन केस ऑफ सर्विसेज और गुड्स के केस में 3 महीने बाद अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया, तो ऐसे केस में जब आपने आईजीएसटी पे किया था, क्लियर, जो मैंने यहां लिखा था बेटा आईजीएसटी का, तो यहां लिख दो बेटा। क्लियर? यहां लिखा हुआ मैंने, चलो जो आपने आईजीएसटी पे करा था उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। प्लस अगर आपने अनयूटिलाइज बैलेंस ऑफ आईटीसी का रिफंड के लिए अप्लाई किया था और रिफंड नहीं मिला था बेटा, या वो रिफंड भी आपने गवर्नमेंट को रिकवरी के टाइम दे दिया बेटा, तो उसका भी आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो कोई बात नहीं, सब्सिक्वेंटली अगर पेमेंट रियलाइज हो जाए आपका, या सब्सिक्वेंटली गुड्स अगर आपके एक्सपोर्ट हो गए, तो सर ऐसे केस में जो आपने आईजीएसटी पे किया उसका रिफंड मिल जाएगा। आपने आईटीसी का रिफंड नहीं लिया था या रिफंड लेके वापस गवर्नमेंट को पे कर दिया, उसका भी रिफंड मिल जाएगा। पर जो लेट होने की वजह से आपने इंटरेस्ट पे किया था, उस इंटरेस्ट का कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ये था सर्कुलर बच्चों। आइए पॉइंट नंबर 23, बेस्ड जजमेंट असेसमेंट सेक्शन 62 बोलता था क्या, सर अगर मान लो आपने रिटर्न सबमिट करने में लेट किया तो आपको नोटिस सर्व हो जाता था क्या कि अगले 15 डेज में रिटर्न सबमिट कर देना। अगर रिटर्न सबमिट नहीं किया तो सेक्शन 62 बोलता है क्या, डिपार्टमेंट के प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर आ जाता है कि वो अवेलेबल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के बेस पे अपना बेस्ड जजमेंट यूज करके असेसमेंट कर देगा। पर उसने बेस्ड जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास किया, उसके 60 दिन में अगर आपने वैलिड रिटर्न फाइल कर दिया, पहले 30 दिन था 30 डेज, उसको बढ़ा के कितना कर दिया 60 डेज में अगर आपने वैलिड रिटर्न फाइल कर दिया अलोंग द पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फाइलिंग फी एटसेट्रा सब कुछ, तो उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्लियर? पर 60 दिन से लेट हो गए तो कोई बात नहीं, फर्दर 60 दिन तक का टाइम आपको और दिया ऑन पेमेंट ऑफ एन एडिशनल लेट फी ऑफ ₹100 पर डे। क्लियर? और ऐसे केस में अगर आपने वैलिड रिटर्न अब फाइल कर दिया तो नॉर्मल टैक्स विद इंटरेस्ट विद नॉर्मल लेट फाइलिंग फी तो ही है, प्लस ₹100 एडिशनल लेट फाइलिंग फी फ्रॉम 61st डे। क्लियर? ये अगर आपने पे कर दिया तो आपका जो ऑफिसर ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास किया वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। भारत माता की जय। सरकार 24 बोलता है क्या, सर ध्यान देना अपील वाले चैप्टर के अंदर, सर स्टेट बेंच जीएसटी 80 बेटा, जीएसटी 80 की जो 2 बेंचेस थी बेटा, स्टेट बेंच, एरिया बेंच और सेकंड था क्या नेशनल बेंच या प्रिंसिपल बेंच, उनका अब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है बच्चा। सर अभी सर स्टेट बेंच बोलते बेटा, स्टेट बेंच या एरिया बेंच को, और नेशनल बेंच और प्रिंसिपल बेंच का नाम क्या हो गया बच्चा, प्रिंसिपल बेंच हो गया। बाकी प्रोविजंस इसके एज सच कोई चेंज नहीं हुए। ठीक है सर? देना एक और बात, सर जीएसटी 80 का एटलीस्ट मिनिमम 2 मेंबर बेंच तो होनी चाहिए बच्चा, पर इवन अ सिंगल मेंबर बेंच कैन हियर द केस एंड डिस्पोज ऑफ द मैटर अगर अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन सब कुछ मिला के अप टू ₹50 लाख है। तो पहले 5 लाख था, बढ़ा के 50 लाख रुपए कर दिया बेटा। क्लियर? सर सेकंड पहले शायद 50,000 था, ठीक है, एनीवेज अभी कितना है 50 लाख रुपए बेटा। प्लस 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 बोल दिया क्या, क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए बेटा, क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, प्लस ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट से आपने प्रायर परमिशन ली है, तो ऐसे केस में इवन अ सिंगल मेंबर बेंच कैन डिस्पोज ऑफ द केस बेटा। देन सर अपील में ध्यान रखना बच्चा, सर भले एसएससी अपील फाइल करे या डिपार्टमेंट अपील फाइल करे, सर इलेक्ट्रॉनिकली अपील फाइल करनी पड़ती है, पर अभी मैन्युअली अपील फाइल करना भी अलाउ हो गया है। अगर आप अपीलेट अथॉरिटी को अपील कर रहे हो तो बेटा, ट्रिब्यूनल नहीं लिखा बेटा, अपीलेट अथॉरिटी को अगर आप अपील फाइल कर रहे हो तो ऐसे केस में कमिश्नर चाहे तो वो अलाउ कर सकता है मैनुअल फाइलिंग ऑफ अपील को भी बेटा। पर 2 केस बेटा, एक तो कमिश्नर अलाउ कर दिया, कमिश्नर ने अलाउ कर दिया तो आप मैनुअली अपील फाइल कर सकते हो, प्लस अगर जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर रहे हो, जिस डिसीजन के अगेंस्ट आप ऑर्डर फाइल कर रहे हो, वो कॉमन पोर्टल पे सर उसकी ऑनलाइन कॉपी अवेलेबल नहीं है बेटा। तो अब जब उसकी ऑनलाइन कॉपी नहीं है बेटा, दैट ऑर्डर इज नॉट अवेलेबल ऑन द पोर्टल, तो सर ऐसे केस में आप इलेक्ट्रॉनिकली अपील फाइल नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे केस में आप फिजिकल अपील फाइल कर सकते हो, मैनुअली अपील फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? प्लस अगर कमिश्नर ने अलाउ कर दिया तो किसी भी केस में आप मैनुअली फाइल कर सकते हो अपील अपीलेट अथॉरिटी को बच्चा। ठीक है, डन। फिर सर ध्यान बेटा सेक्शन 132 जेल के प्रोविजन जो थे बेटा, उसमें अमेंडमेंट हुआ बड़ा सुंदर। सर वहां बोल दिया क्या, सर अगर अमाउंट ऑफ टैक्स एक्सीडिंग 1 करोड़ से लेके अप टू 2 करोड़ है तो सर वहां पे इंप्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर था, पर अब ये प्रोविजन अप्लाई केवल और केवल
बोगस बिल के केस में ही होगा। अगर आपने बोगस बिल इशू किया, क्लियर, तो ऐसे केस में अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व अगर एक्सीडिंग 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक का है तो ही जेल के प्रोविजन लगेंगे सर अप टू 1 ईयर। पर बाकी सारे केस में अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व अप टू ₹1 एक्सीडिंग 1 CR अप टू 2 CR है तो कोई जेल के प्रोविजन नहीं है बेटा। बाकी सारे केस में अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व शुड एक्सीड ₹2 CR तो ही जेल के प्रोविजन लगेंगे, वरना जेल के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। क्लियर, डन सर। तो बोगस बिल के केस में, किसके केस में बच्चा, बोगस बिल के केस में अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व एक्सीडिंग 1 CR से लेकर 2 CR है तो भी जेल के प्रोविजन है, और सर जेल के प्रोविजन अप टू 1 ईयर है बेटा। बाकी सारे केस में एक्सीडिंग 2 CR होगा तो ही जेल के प्रोविजन लगेंगे बेटा। सर आइए कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस सेक्शन नंबर 138 इधर ना बेटा। अगेन सर पूरा सेक्शन लगभग रिप्लेस हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा बेटा ये। सर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के केस में सर एक काम करता हूं, कंपाउंडिंग का मैं पूरा ही अपनी खोल देता हूं, बड़ा ओपन कर देता हूं पूरा ही नोट्स, और देखिए सर यहाँ पे कंपाउंडिंग फी सर के सेक्शन को पूरा रिप्लेस करके कंपाउंडिंग फी का एक नोटिफिकेशन दे दिया गवर्नमेंट ने, और नोटिफिकेशन देके बोल दिया क्या सर दिस विल बी द अमाउंट ऑफ कंपाउंडिंग फी अगर आप सर किसी ऑफेंस में कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई करते हो तो सर ये रहा। सर ध्यान देना बेटा, पहली बात तो ये बोगस बिल के केस में अगर आपने बोगस बिल इशू किया है तो कंपाउंडिंग अलाउ ही नहीं किया है बेटा। क्लियर, तो बोगस बिल के मैटर को छोड़ दो, बाकी सारे केस में अगर आपको एक बार कंपाउंडिंग अलाउ हो गई तो बाद में कभी भी कंपाउंडिंग अलाउ नहीं होगी। सेकंड थिंग सर ध्यान देना बेटा, आपने क्लोज में बी मतलब वही बोगस बिल इशू किया है तो कंपाउंडिंग होगी नहीं बेटा आपको। फिर सर अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, ऑलरेडी एक बार कन्विक्ट कर चुके बेटा, आपको तो आदत है जेल जाने की, जाइए बेटा। सर देन एनी अदर क्लास ऑफ पर्सन एज में प्रेस्क्राइब बेटा। कुल मिला के ये 3 क्लियर सर, सॉरी 3 कौन कौन से सर, बोगस बिल के केस में तो कभी भी कंपाउंडिंग अलाउ नहीं, ये रहा बेटा। और बाकी सारे केस में एक बार अगर कंपाउंडिंग अलाउ हो गया तो बाद में कंपाउंडिंग के लिए मत आना बेटा, और एक बार अगर आपको कन्विक्शन हो गया मतलब कन्विक्ट कर दिया आपको तो बाद में कंपाउंडिंग के लिए जीवन में कभी मत आना बेटा, ठीक है। अब कंपाउंडिंग अमाउंट पे करके पहली बात तो पूरा टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी ये सब पे करो, उसके बाद कंपाउंडिंग फी है बेटा ये। क्लियर, कंपाउंडिंग फी उसके बाद ही पे होगा। कंपाउंडिंग फी पे किया तो आपका इम्प्रिजनमेंट से आपको छुट्टी मिलेगी बेटा, वरना चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। सरकार अब ध्यान देना बेटा, कंपाउंडिंग का अमाउंट कितना होगा सर, कंपाउंडिंग अमाउंट 25% से लेकर 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व तक का हो सकता है, पर गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके बता दिया बेटा क्या सर, अगर आपने एक्सीडिंग ₹5 करोड़ वाला टैक्स इन्वॉल्व है बेटा, एक्सीडिंग 5 CR का टैक्स अगर इन्वॉल्व है तो ऐसे केस में मिनिमम 50%, मैक्सिमम 75% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व इज द अमाउंट ऑफ कंपाउंडिंग फी। ठीक है, किन केस में बेटा, क्लोज नंबर A, C, D, E, मतलब सर जिसमें आपने सर टैक्स इवेजन के केसेस है बेटा आपके सारे, या रॉन्ग ITC वगैरह अवेल की बेटा, क्लियर, या आपने कस्टमर से टैक्स ले लिया गवर्नमेंट को पे नहीं किया बियॉन्ड 3 मंथ्स बच्चों, इन सारे केस में बेटा। पर अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व एक्सीडिंग 2 CR है बट अप टू ₹5 CR है तो मिनिमम 40% एंड मैक्सिमम 60% ऑफ द टैक्स इवेडेड या ITC इन्वॉल्व वगैरह, ठीक है, इतना आपका कंपाउंडिंग फी हो सकता है। पर हाँ, जैसे आपने फॉल्सिफाइंग रिकॉर्ड्स सबमिट किए बेटा डिपार्टमेंट को, गलत रिकॉर्ड्स दिए, क्लियर, इस तरह का अमाउंट आपका केस इन्वॉल्व है जो क्लोज नंबर F, H और I में कवर है बेटा। तो ऐसे केस में 25% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज द कंपाउंडिंग फी, भली टैक्स इवेजन का अमाउंट कुछ भी हो सके, फर्क नहीं पड़ रहा है, क्लियर। एंड सर अगर आपने किसी मदद करी है इन सारे ऑफेंसेस में तो ऐसे केस में आप पर भी कितना बेटा, 25% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व इज द कंपाउंडिंग फी का अमाउंट बेटा, ठीक है, क्लियर, डन। तो कुल मिला के सर ध्यान देना बेटा, F, H और I, ये रहा देखिए सर, F है क्या, फॉल्सिफाइंग रिकॉर्ड्स, H है क्या, अक्वायर्स, आप कोई भी टैक्स इवेडेड गुड्स होते हैं बेटा, द गुड्स विच आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन, उसको परचेज करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, डील करते हो बेटा। सेम वे अगर आप सर्विसेज में डील करते हो या रिसीव करते हो जहां पे कॉन्ट्रवेंशन हो रखा है इस लॉ में बेटा, तो ऐसे केस में सर 25% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज द कंपाउंडिंग फी अमाउंट बेटा, हाँ है ना भाई। बाकी सारे केस में कितना बेटा, एक्सीडिंग ₹5 करोड़ का टैक्स इन्वॉल्व था तो 40% मिनिमम मैक्सिमम, सॉरी 50% मिनिमम मैक्सिमम 75%, बाकी केस में 2 करोड़ से ऊपर का अमाउंट अगर है पर अप टू ₹5 करोड़ है तो सर 40% मिनिमम मैक्सिमम 60% इज द कंपाउंडिंग फी। भारत माता की जय। आइए बच्चों, सरकार फिर आता है क्या, सेक्शन 158A सर कंसेंट बेस्ड शेयरिंग, क्या मालिक, कंसेंट बेस्ड शेयरिंग अंडर सेक्शन नंबर 158A गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया किसको, अकाउंट एग्रीगेटर को, जो एक NBFC है और जो फ्रेम हुई है एज पर डायरेक्शन गिवन बाय RBI। सर ये क्या करेगा बेटा, अगर जैसे कोई बैंक होता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सर, उससे आपको लोन लेना है सर, और उसको आपकी हिस्ट्री जाननी है कि आप GST में कंप्लाइंट हो कि नहीं हो, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो आप बेटा, तो ऐसे केस में उसको GST पोर्टल से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो GST पोर्टल उसको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता। आप क्या करोगे,
वो एसएससी अकाउंट एग्रीगेटर को कंसेंट देगा कि मेरी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर दो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अकाउंट एग्रीगेटर जाएगा कहाँ? जीएसटी पोर्टल पे। जीएसटी पोर्टल क्या करेगा? आपकी कंसेंट देखेगा और कंसेंट देखी तो वो इंफॉर्मेशन शेयर कर देगा अकाउंट एग्रीगेटर को, और फिर अकाउंट एग्रीगेटर आपकी इंफॉर्मेशन उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, बैंक को शेयर कर देगा, सो दैट सर उसको लोन प्रोसेस करना है, आपके बारे में सर्टिफिकेशन लेना है, उसको देखना है, चेक करना है कि आप कंप्लाइंट हो कि नहीं हो, वो वेरीफाई कर सकता है बेटा। क्लियर? डन। सरकार फिर है क्या सर? सर्कुलर्स जो मैंने कुछ सेलेक्टेड सर्कुलर जो लास्ट में मैंने दिए थे बुक के, वो ये रहे बेटा। अगर होल्डिंग कंपनी ने सर सब्सिडी कंपनी के शेयर सेल्ड किए हुए, इज इट सफिशिएंट कि सप्लाई है? नहीं यार, केवल शेयर्स होल्ड करना इज नॉट सप्लाई, क्योंकि सिक्योरिटीज आर नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज। क्लियर? फिर है क्या? अगर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई सर्विसेज दी बेटा कंपनी को, तो उसमें भी ये आरसीएम लगेगा क्या? नहीं यार, डायरेक्टर ने इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर को सर्विस दी है तो उसमें टैक्स लगता है, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। जैसे डायरेक्टर ने अपनी कोई प्रॉपर्टी दी, वो रेंट पे दी कंपनी को बेटा, तो उसमें कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन हिज पर्सनल कैपेसिटी बेटा। सर फिर है क्या? अगर आप थिएटर्स में सर कभी गए हो थिएटर में बेटा, पॉपकॉर्न वगैरह खाए होंगे बेटा, सर फटाफट एग्जाम दे दीजिए, फिर जाएंगे सर आप सब लोग, और किसी को लेके जाना बेटा, माहौल जबरदस्त शानदार बनाना। सर फूड एंड बेवरेजेस जो सिनेमा हॉल में सप्लाई होते हैं बेटा, वो भी रेस्टोरेंट के स्कोप में आएंगे, और रेस्टोरेंट सर्विस के प्रोविजन ही उस पर लगेंगे। पर अगर मान लो कोई कॉम्बो दिया बेटा उसने, जिसमें मूवी का टिकट भी है, साथ में पॉपकॉर्न और समोसा भी है बेटा, तो ऐसे केस में इट्स अ कंपोजिट सप्लाई, और प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? मूवी देखना बेटा। सर तो मूवी में क्लासिफाई होगा बच्चों ये, ठीक है? एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म इन दी एग्जीबिशन इन दी थिएटर बेटा, उसमें क्लासिफाई होगा। ओके सर, ध्यान बेटा, एचओ ने ब्रांच को सर्विसेज दी, और मान लो एचओ ने कोई कॉमन सर्विसेज ली सारी ब्रांच के रेस्पेक्ट में, तो क्या आईएसडी मैकेनिज्म कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? सर्कुलर ने इशू करके बोला क्या आईएसडी मैकेनिज्म इज ऑप्शनल, कंपलसरी नहीं है। आप क्या कर सकते हो सर? एचओ से ब्रांच ऑफिसर्स को बिल इशू कर सकते हो, ये मान लेंगे कि एचओ ने लोगों से सर्विसेज ली और ब्रांचेस को सर्विसेज प्रोवाइड करी बेटा, हाँ है ना भाई? तो ऐसे केस में एचओ अपने ब्रांच को इनवॉइस लिख सकता है। आईएसडी इज जस्ट अ मैकेनिज्म व्हिच इज ऑप्शनल। सेकंड थिंग, क्या इंटरनल जनरेटर सर्विसेज, जैसे एचओ के जो एम्प्लॉई है सर, वो तो पूरे कंपनी एज ए होल के लिए काम कर रहा है यार, तो एक तरह से ब्रांच को भी तो सर्विस दे रहा है एचओ, तो क्या वो इंटरनल जनरेटर सर्विसेज के लिए मानेंगे कि एचओ ने ब्रांच ऑफिस को डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विसेज दी विदाउट कंसिडरेशन बेटा? तो यह सर्विस तो मानेंगे, पर इस सर्कुलर ने क्लेरिफाई बोल दिया क्या? क्लेरिफाई करके बोल दिया क्या कि एचओ चाहे तो इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज के लिए वो चाहे तो टैक्स इनवॉइस इशू करे ब्रांच ऑफिस को, विच इज नॉट मैंडेटरीली टू बी इशूड बाय द एचओ। सर भले वो जो ब्रांच ऑफिस है उसको फुल आईटीसी मिले या ना मिले, सर वहां पे वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी निल, अगर इसने बिल इशू नहीं किया है तो चलेगा सर। क्लियर? एचओ ब्रांच ऑफिस को इंटरनल जनरेटर सर्विसेज का बिल लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखे तो भी चल जाएगा बेटा। क्लियर? वहां पे वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी निल, अगर बिल इशू नहीं किया तो इट इज नॉट कंपल्सरी टू इशू द बिल टू द ब्रांच ऑफिस, हाँ है ना भाई? डन। फिर सर एक सर्कुलर आया था बेटा कि अगर मैंने सर्विसेज एक्सपोर्ट करी है और पेमेंट मेरे को आया है इन सर स्पेशल आईएनआर वोस्ट्रो अकाउंट, क्लियर? तो ऐसे केस में सिंस इट इज परमिटेड बाय आरबीआई और उसी अकाउंट में आया है पैसा, तो ऐसे केस में ये मानेंगे कि फॉरेन करेंसी रियलाइज हुई है, और ऐसे केस में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की कंडीशन फुलफिल हुई है, और एक्सपोर्ट की अगर अदर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो यस एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिलेगा। ओके चलिए सर, नेक्स्ट है क्या सर? एडवर्टीजमेंट सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? किसके लिए बच्चों? एडवर्टीजमेंट सर्विसेज के लिए। सर इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना बच्चा आप। सर एडवर्टीजमेंट सर्विस बच्चों एक तो क्या होता है बेटा, मान लो सर मरीन ड्राइव मुंबई, वहां पे मेरे को अपने कंपनी में सर आपको पता है ना मैं क्या बनाता हूं बेटा? मार्कर्स, ब्रांड नेम मंगल्स। सर उसका मार्केटिंग करना है, मैंने किसी एडवर्टीजमेंट कंपनी से बात करी, उन्होंने बोला क्या सर मरीन ड्राइव में मेरे को मार्केटिंग करनी है, आप होर्डिंग्स वगैरह पता करो और सर पैसा बोलो। उसमें मतलब 10 लाख रुपए पर मंथ, मैंने कहा डन। सर अब वो 10 लाख रुपए मेरे से जो ले रहा है वो क्या है? एडवर्टीजमेंट सर्विसेज के लिए है, और वहां पे नॉर्मल सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2 लगेगा बेटा। अब वो जो एडवर्टीजमेंट कंपनी थी बेटा, उसने होर्डिंग का पता किया कि किसके पास होर्डिंग है बेटा। सर कोई एक कंपनी थी जिसके पास होर्डिंग थे बेटा, वो होर्डिंग का स्पेस उसने 1 साल के लिए उससे ले लिया बेटा। अब उस एडवर्टीजमेंट कंपनी ने होर्डिंग वाले पर्सन से क्या किया बेटा? होर्डिंग लीज पे ले लिया बेटा, या रेंट पे ले लिया, सर स्पेस रेंट पे ले लिया। अब वो एड मेरा लगाया किसी और का लगाया बेटा। क्लियर? सर तो जिसका होर्डिंग था या जिसका वो स्पेस था, उसने क्या किया है? सेल ऑफ स्पेस किया है ऑन होर्डिंग, या राइट टू यूज द होर्डिंग किया है, तो वो सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी में जाएगा, और सेक्शन में 12(3) लगेगा यहाँ पे, जहां प्रॉपर्टी लोकेटेड है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा। अदरवाइज
एडवर्टीजमेंट कंपनी इज प्रोवाइडिंग जस्ट एडवर्टीजमेंट सर्विसेज बच्चा मेरे को, और ऐसे केस में सेक्शन नंबर 12(2) लगेगा बच्चा, ठीक है। चलिए सर, आइए जीएसटी के सारे अमेंडमेंट खत्म होते हैं, अब कस्टम के छोटे से 2-3 पॉइंट हो रहे हैं। भारत माता की जय होने वाली है, दिल थाम के बैठेगा बच्चों। सर सबसे पहली बात, कस्टम में सेक्शन नंबर 20 जनरल प्रोविजन अंडर कस्टम्स एक्ट, उसका सेकंड लास्ट सेक्शन जो है बेटा, वहां पे मैंने पॉइंट दे रखा है कि अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया और वो अगर रिटर्न हो गया, तो ऐसे केस में जो आपने एक्सपोर्ट करते वक्त बेनिफिट लिया था उतना आपको कस्टम पे करना पड़ेगा। तो सेम वे इस बार पॉइंट ऐड हुआ कि अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया था और एक्सपोर्ट करते वक्त आपने रोडटेप या रोशल स्कीम का बेनिफिट लिया था, क्लियर, और वो गुड्स अगर बाद में क्या हो गया, सब्सिक्वेंटली रिटर्न हो गया, तो उसको नॉर्मल इंपोर्ट तो नहीं मानेंगे, उस पर कस्टम पे करना पड़ेगा। पर कितना पे करना पड़ेगा? पर जितना आपने रोडटेप या रोशल का बेनिफिट लिया था उतना अमाउंट का आपको कस्टम पे करना पड़ेगा। अगर वो गुड्स रिटर्न हो गया विदिन 3 years which is extendable to 5 years, पर ओनरशिप ऑफ द गुड्स शुड नॉट चेंज एंड गुड्स और सेम कंडीशन में आना चाहिए विदाउट बीइंग रीमैन्युफैक्चर्ड और रीप्रोसेस्ड बेटा, ठीक है। चलिए सर, सेकंड डेफर्ड पेमेंट का जो फैसिलिटी है बेटा उसमें छोटे छोटे 2 पॉइंट ऐड किए बेटा कि गवर्नमेंट चाहे तो डेफर्ड पेमेंट की ड्यू डेट को एक्सटेंड भी कर सकता है बेटा। सेकंड, अगर आपने ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं किया, क्लियर, तो आपकी फैसिलिटी क्या हो जाएगी, विड्रॉ हो जाएगी। प्लस अगर कभी मान लो पेमेंट तो किया पर बाद में रीअसेसमेंट हुआ, तो रीअसेसमेंट अगर हुआ तो विद इन 1 day आपको पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, जो इतना अमाउंट डिफरेंस आ रहा है वो, नहीं तो आपकी डेफर्ड पेमेंट की फैसिलिटी क्या हो जाएगी, विड्रॉ। ये सिंपल सा पॉइंट ऐड हुआ। प्लस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के प्रोविजंस को एग्जाम किया हुआ किस केस में, अगर आपने गुड्स को इंपोर्ट किया थ्रू इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है, क्लियर, तो सर इंपोर्ट इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल के थ्रू अगर आपने गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के ऑपरेशन को एग्जाम कर दिया टिल 30 November 2023, कोई खास बात नहीं। एंड सर लास्ट, सर सेक्शन में 25 सबसेक्शन 4A, सेक्शन में 25 है क्या सर, पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन टू एनी ऑफ द गुड्स इन केस ऑफ कस्टम्स। सर तो गवर्नमेंट ने सबसेक्शन नंबर 4A ऐड किया था और 4A ऐड करके बोला था क्या कि अगर इन गुड्स को, अगर किसी भी गुड्स पर हमने कंडीशनल एग्जम्पशन दिया है तो कंडीशनल एग्जम्पशन ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएगा। सर कब, 31 March आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 years, मतलब जैसे आज डेट क्या बेटा 14 Feb को कोई नोटिफिकेशन दिया एग्जम्पशन वाला, कंडीशनल एग्जम्पशन है, तो सर यहां से 2 साल और उस 2 साल के बाद जो 31 March आएगा तब तक के लिए ही वो एग्जम्पशन वैलिड रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएगा। पर अभी उसके कुछ एक्सेप्शन ऐड कर दिए, जैसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का कोई मैटर है बेटा, तो वो जब तक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में चेंज नहीं होता, जब तक सर कस्टम का नोटिफिकेशन चेंज नहीं होता बेटा, तब तक वो कंटिन्यू रहेगा, भले वो कंडीशनल एग्जामिनेशन है। जैसे कोई इंटरनेशनल ट्रीटी थी बेटा, जैसे किसी फॉरेन कंट्री के साथ में कोई एग्रीमेंट हो रखा है, क्लियर, या कोई सर देखो ध्यान से, प्रिविलेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है, मल्टीलेटरल या बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है, या ऑब्लिगेशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट वगैरह है बच्चा, या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की कोई स्कीम है, या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम है जिसका वैलिडिटी है ही मोर देन 2 years, या री इंपोर्ट, टेम्पररी इंपोर्ट्स, गुड्स इंपोर्टेड एज गिफ्ट और पर्सनल बैगेज है, या सर IGST हो गया, या कोई भी ड्यूटी ऑफ कस्टम हो गई विच इज ड्यूटी अदर देन द ड्यूटी लेवेबल अंडर सेक्शन 12, क्योंकि एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम बहुत सारी लगती है बेटा, तो सर इन सारे केस में ये 2 साल की लिमिट अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये स्पेसिफिक एग्जामिनेशन है यार, इन स्पेसिफिक एग्जामिनेशन में ये जनरल पॉइंट अप्लाई नहीं होगा। इसी के साथ भारत माता की जय, ऑल द बेस्ट गाइस, सारे अमेंडमेंट्स खत्म होते हैं अब। आई होप ये रिवीजन लेक्चर नो डाउट थोड़ा फास्ट था पर शायद इफेक्टिव रहा होगा आपके लिए। एंड सर ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, टेक केयर सर, we all are wishing best for you, my all prayers are for you guys, I hope these lectures will help you। and sir ये lecture सर then ना before the exams and during the exams आप देख लीजिएगा बेटा, आपके सारे अमेंडमेंट्स में कवर हो जाएंगे, मैंने लगभग वो सारे अमेंडमेंट्स में कवर किए हैं, क्लियर, और जो इंपॉर्टेंट थे वो बोल भी दिया बच्चा, ठीक है। पर ध्यान रखना बच्चों, केवल जो मैंने इंपॉर्टेंट है सर वो ही नहीं पढ़ाया, सारे पढ़ाया है, क्लियर, इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ के चले जाए बच्चा, ठीक है, ये सारे अमेंडमेंट क्या है बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चा, ओके क्लियर। और जिस पे मैंने रेड मार्क किया है, रेड राउंड मार्क किया है सर, उसका स्पेशली ध्यान रखिएगा क्योंकि वो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए बेटा। रेड कलर से जो रेड कलर से जो राउंड मार्क किया वो बेटा, ठीक है। अच्छा, इसका PDF भी मैं आपके लिए वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा जो मैंने अभी पढ़ा है बेटा, ठीक है, आपको ध्यान रहेगा उससे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ओके। आई होप सर
आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है एंड आई प्रे टू दी गॉड कि आप अपना पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई के लिए लगाए, डोंट लूज द कॉन्फिडेंस। सर ध्यान देना बेटा, सर अपना पूरा दम लगा दीजिए, अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आ गया है एंड सर अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए सर यू शुड पुट योर 100% एंड सर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लव यू लॉट, दुआओं में याद रखना बेटा एंड ये लेक्चर को जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में माहौल जरूर लिख देना बेटा। ऑल द बेस्ट गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार, बाय बाय।